आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सिक्यूटिव्स। एक्सिक्यूटिव्स या ब्यूरोक्रेसी। तो एक्सिक्यूटिव्स या ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है वो हम लोग गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में देखेंगे, यानी सरकार के एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे, सरकार को अगर परिभाषित करना होगा, तो मैं ऑलरेडी अपने पिछले क्लास में बता भी चुका हूं कि सरकार को परिभाषित करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि वैसी संस्थागत संस्थाएं, यानी वैसे इंस्टीट्यूशंस जो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं उसे हम लोग सरकार कहते हैं। यानी वैसी संस्थागत संस्थाएं जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है उसे हम लोग सरकार कहते हैं। संस्थागत संस्थाएं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, और ऐसी इंस्टीट्यूशन अगर हम लोग बोलेंगे तो 3 प्रकार की होती है। उसी को हम लोग गवर्नमेंट के एलिमेंट बोलते हैं। यानी सरकार के कितने तत्व होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3। पहला कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, और तीसरा जुडिशरी न्यायपालिका। विधायिका, यानी साधारण शब्दों में अगर हम लोग बोलेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सम्मिलित रूप को हम लोग सरकार कहते हैं। यानी द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ये जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, बेसिकली इसको हम लोग सरकार के अंग बोलते हैं, सरकार के इसको एलिमेंट्स कहते हैं। ये सरकार के 3 एलिमेंट हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब मुद्दा यह है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, ठीक, एक्सिक्यूटिव किसे कहा जाता है, और फिर एक टर्म आता है ब्यूरोक्रेसी। हम लोग जनरली एक्सिक्यूटिव के अंदर ही या एक्सिक्यूटिव्स या ब्यूरोक्रेसी को हम लोग एक ही समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है। सामान्य जो कंसेप्ट है कि एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, सॉरी, एक्सिक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी को हम एक ही मीनिंग में समझते हैं, जबकि दोनों के मीनिंग अलग हैं। दोनों के अगर हम लोग एरिया की बात करें तो सब चीज अलग है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सिक्यूटिव किसे कहते हैं। तो कार्यपालिका किसे कहा जाता है, एक्सिक्यूटिव किसे कहा जाता है, कार्यपालिका क्या होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। यानी कि एक्सिक्यूटिव का मतलब हो जाता है कि वैसी संस्था जो एक्सिक्यूट करती है, जो कार्यों को संपादित करती है, ठीक। तो मुद्दा यह है कि आखिर किस प्रकार के कार्यों को करने वाली संस्था को हम लोग कार्यपालिका कहेंगे। तो विधायिका द्वारा निर्मित, ठीक, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जो संस्था इंप्लीमेंट करवाती है उसे ही हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका क्या करती है, वह एक्सिक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है। तो क्या चीज इंप्लीमेंट करती है, तो लेजिस्लेटिव द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, ठीक, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, तो रूल्स बनाए जाते हैं, तो लेजिस्लेटिव द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उन पॉलिसी को जिस संस्था के द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट कराया जाता है, उसे ही हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। क्लियर ना? और विधायिका का मतलब क्या हो गया कि वैसी संस्था जो नियमों कानूनों का निर्माण करती है, ठीक ना, नियमों कानूनों का, यानी पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग जो इंस्टीट्यूशन है, उसी को हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं। और जो पॉलिसी को एक्सिक्यूट करती है उसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं।
लेकिन अगर न्यायपालिका की अगर बात किया जाए तो न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया कि वैसा इंस्टीट्यूशन, वैसी संस्था जो हमें जस्टिस डिलीवर करती है। न्यायपालिका क्या करती है? हमें न्याय देती है। क्लियर? आखिर न्याय जो डिलीवर होता है वह किस प्रकार का न्याय है, कैसे न्याय को डिलीवर करेगी? तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे दो ग्रुप्स के बीच, दो इंडिविजुअल पर्सन के बीच या ग्रुप्स के बीच या हमारे और सरकार के बीच अगर किसी बात को लेकर मतभेद होता है तो वैसी स्थिति में जुडिशरी जस्टिस डिलीवर करेगी, यानी हमें न्याय देगी। अगर कोई भी विवाद हो जा रहा है, विवाद वह व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, या हमारी सरकार से हो या किसी संस्था से हो, तो वैसी स्थिति में हमें न्याय किससे प्राप्त होगी? जुडिशरी से। तो जुडिशरी के दो काम होते हैं। पहला क्या काम क्या है? टू डिलीवर द जस्टिस, और दूसरा टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की व्याख्या करना है। यही जुडिशरी का हमारे दो काम है। अब आइए पहले एग्जीक्यूटिव्स को डिटेल में देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव को हमने बोला, कार्यपालिका को हमने कहा कि वैसा इंस्टीट्यूशन जो रूल्स या पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाती है, लागू करवाती है। और ये जो पॉलिसी है वह किसके द्वारा बनाया गया है? लेजिस्लेटिव के द्वारा। ठीक, यानी कोई भी अगर पॉलिसी बन गई है या कोई भी रूल बन गया है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक, तो उस जो संस्था उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाती है उसी को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव का अगर एग्जाम्पल हम लोग खींचे तो कौन कौन लोग आएंगे? नोट करते चलना। एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल अगर खींचे, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? एग्जीक्यूटिव के अगर उदाहरण की बात किया जाए तो अगर हम उसके एक पैरामीटर, हम ये भले एग्जाम्पल के रूप में हम इसको पहले नंबर पर किसको रखा जाएगा? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना? कार्यपालिका का वह प्रमुख होता है। तो पहले पायदान पर हम लोग क्या रखेंगे? राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद अभी तक सामान्य कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी अधिकारी, ठीक, जितने भी अधिकारी हैं सारे लोगों को हम लोग एग्जीक्यूटिव के रूप में रखते हैं, रखते आए हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, तो अगर हम लोग बात करें सबसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की हम लोग बात करें तो भारत में अगर सबसे बड़ा प्रशासनिक पद की बात किया जाए तो कौन आएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर? तो हम लोग यहां भी रखेंगे कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आएगा? सचिव, सेक्रेटरी, प्रधान सचिव,
सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इस सब में कुछ पदों के बारे में मेंशन कर रहा हूं। प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, एटीसी। ये सब कुछ पदों के बारे में मैं मेंशन किया हूं। क्लियर ना? कैबिनेट सचिव, सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, बीडीओ एक्स्ट्रा। ठीक है। इसके बीच और भी बहुत सारे पद हैं, वो सारे जो होंगे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? एग्जीक्यूटिव्स। क्लियर? अभी तक यही कॉन्सेप्ट रहा है। अब आप लोग देखो यहां पर, ये हम एक तरफ अगर एग्जीक्यूटिव्स के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो एक तरफ हम हेड ऑफ द नेशन को रख रहे हैं, राष्ट्रपति को रख रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां से एडमिनिस्ट्रेशन हमारा शुरुआत हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत बीडीओ से होती है, जहां से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है बीडीओ, उस पद को भी हम एग्जीक्यूटिव के अंदर रख रहे हैं, उस पद को भी हम एग्जीक्यूटिव्स के अंदर रख रहे हैं। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, व्यवहारिक कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, और इसी चीज को लेकर जो भी पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस पर विचार विमर्श करना शुरू किया, उस पर विचार विमर्श इन्होंने करना शुरू किया। क्लियर यहां पर? और यहां हम एक चीज और भी देखेंगे कि जनरली अभी तक हम एक एग्जीक्यूटिव को ये पढ़े, एग्जाम्पल यहां पर रखे, और एग्जीक्यूटिव को हम दो भाग में डिवाइड भी करते हैं। जनरली सामान्यतः हम एग्जीक्यूटिव को अगर हम लोग बात करें तो दो भाग में इसका विभाजन करते हैं। क्लियर है ना? दो भाग में विभाजन क्या रहता है? पहला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एक और एस्पेक्ट से क्या कहा जाता है? टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यानी कि एग्जीक्यूटिव को जनरली हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक? कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव को टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में भी डिवाइड किया जाता है। कहीं की कार्यपालिका को हमेशा ध्यान रखना है कि कार्यपालिका को दो भाग में विभाजित किया जाता है, कहीं पर उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में और कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के रूप में डिवाइड किया जाता है। कहीं कहीं उसको टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव के रूप में और कहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में। क्लियर? अब देखो आप लोग, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसी को हम लोग टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कंसीडर करते हैं, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कंसीडर करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है उसी को हम लोग परमानेंट अस्थायी कार्यपालिका के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक? अब इसका जो डिवीजन किया गया है उसका आधार क्या है, किस आधार पर किया गया है? तो जनरली हमेशा ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव का जो हमने ऐसे डिवीजन किया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो वह अपॉइंटमेंट या इलेक्शन के आधार पर। क्लियर? और दूसरा टेन्योर के आधार पर, कार्यकाल के आधार पर। समझ रहे आप लोग ना? पहला हम जो डिवीजन कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का,
तो यहां पर हमारे डिवीजन का आधार, विभाजन का आधार क्या है? अपॉइंटमेंट या इलेक्शन। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होती है वह, उसका हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, वह आम पब्लिक के द्वारा या ऐसे इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोसीजर के तहत वह इलेक्टेड होता है। समझ गए ना? लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, जस्ट हम चर्चा कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव होता है वह इलेक्टेड नहीं होता है, बल्कि अपॉइंटेड होता है। अपॉइंटेड होता है। क्लियर ना? अपॉइंटेड होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। और जो हम लोग अगर बात करें टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव की, तो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव में हमेशा ध्यान रखिए, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में हम जो डिवाइड किए हैं, इसके पीछे क्या आधार है? तो टेन्योर, उनके जॉब का टेन्योर कैसा है। क्लियर? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमेशा ध्यान रखिएगा, उसी को टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन होगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही 4 जो पोस्ट हैं, इन्हीं को हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स या टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव्स। तो यहां पर आप लोग ध्यान देना है कि ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। गवर्नर के बारे में हमारे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहां गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता है, वह अपॉइंटेड होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के थ्रू। लेकिन अगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, जो फेडरल स्ट्रक्चर वाले देश हैं, वहां पर हम लोग अगर बात करेंगे तो वहां पर जो गवर्नर होता है, जैसे अमेरिका की हम लोग बात करें तो अमेरिका में गवर्नर को उस स्टेट की पब्लिक जो है वो डायरेक्ट चुनती है। अमेरिका के सिस्टम की अगर बात करेंगे तो अमेरिका में जो गवर्नर है, जिस भी स्टेट का माने गवर्नर है, वह अपने स्टेट के लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। अमेरिका में गवर्नर को क्या किया जाता है? वहां की पब्लिक चुनती है, इलेक्ट करती है। लेकिन हमारे यहां गवर्नर अपॉइंटेड होता है। क्लियर ना? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर की हम लोग बात करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमेशा ध्यान रखिए, हमारे यहां प्रधानमंत्री का क्या होता है? इलेक्टेड पोस्ट है कि अपॉइंटेड? अपॉइंटेड है, लेकिन वह किसके द्वारा अपॉइंटेड है? राष्ट्रपति के द्वारा। अपॉइंट होने के पहले हमारी जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव है, जो लोअर हाउस है, वह अपना लीडर चुनती है। वह अपना लीडर चुनती है और उसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो मतलब हम अगर कह सकते हैं कि यहां भी अगर प्रधानमंत्री की बात कीजिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक, तो वह भी पब्लिक जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रही है। हम पहले लोअर हाउस को चुनते हैं, हम विधायिका को चुनते हैं, और फिर विधायिका आपस में से मिलकर अपना एक लीडर चुनती है और उसी लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर? क्लियर ना? और उनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री की जो भी टीम है, क्लियर, हालांकि प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर आप लोग के मेंबरशिप को देखोगे तो जनरली क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि जो भी मंत्री होते हैं वह लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं। क्लियर ना? और उनको कौन चुनता है? आम पब्लिक। आम पब्लिक चुन कर भेजती है, और उसी में से लेजिस्लेटिव के मेंबर में से प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को इलेक्ट करते हैं और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेम सीएम के बारे में भी यही होता है, सेम सीएम के बारे में भी यही होता है, ठीक। और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के रूप में क्या हो जाएगा? जितने भी अधिकारी हैं
यानी एग्जाम्पल की बात किया जाएगा तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये लोग इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये लोग अपॉइंटेड होते हैं। यानी इनकी नियुक्ति होती है, ये नियुक्त होते हैं। इसी कारण से इनको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव कहते हैं। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न होते हैं, इसी कारण इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव्स। अब यहां पर टेम्पोररी एक्जीक्यूटिव इनको कहा जाता है। तो जॉब के टेन्योर के आधार पर जो भी जो पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव्स हैं, इनका टेन्योर जनरली कितना होता है? 5 ईयर्स। क्लियर ना? या प्लेजर ऑफ द हेड ऑफ नेशन या हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। क्लियर ना? तो मैक्सिमम इनका ड्यूरेशन कितना है? 5 साल। 5 साल के पहले भी कभी भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है ना? इंपीचमेंट प्रोसीजर्स या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। लेकिन अगर इनके जॉब के टेन्योर की बात किया जाए, ठीक है ना, ये अपॉइंटेड होते हैं और अपॉइंटमेंट के समय ही इनका जॉब का जो नेचर होता है क्लियर कट होता है कि इनकी कब तक आप, किस एज तक आप सर्व करेंगे, किस उम्र तक आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, अपनी ड्यूटीज को करेंगे। तो जनरली इनका जो एक बार अगर अपॉइंटेड हो जाते हैं तो ये जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है रिटायरमेंट तक अपनी जॉब को सर्व करते हैं, सेवानिवृत्ति तक। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिटायरमेंट की एज है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिटायरमेंट की एज ग्रुप है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इनका जो जॉब का जो टेन्योर है, ठीक है ना, एक तरह से स्टेबल है, अस्थायी है। इसी कारण से इसी आधार पर इनको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट एक्जीक्यूटिव। क्लियर ना? जनरली अगर यूपी आईएएस आप बन गए हैं तो 60 साल तक या 62 या 65 एज तक जो भी गवर्नमेंट बनाए उसके तहत आप जॉब करोगे। क्लियर? समझ गए ना? तो हमें ये अभी तक हम एक्जीक्यूटिव को इस आधार पर डिवीजन करते हैं। क्लियर ना? अब आइए पीछे के चार्ट पर। तो हमने एक्जीक्यूटिव्स को देखा है, उसका डिवीजन देखा, और एक्जीक्यूटिव के अंतर्गत ये सारे पोस्टों को भी हमने रखा हेड ऑफ द नेशन के साथ यहां भी। लेकिन यहां कुछ व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो जो पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर थे उन्होंने इस पर कंसीडर करना शुरू किया, और इसी में एक फ्रेंच फिलोसफर थे, विंसेंट डी गॉर्नी। सेवनटीन 1748 में एक शब्द का इन्वेंस किया। ठीक, एक शब्द इन्वेंस किया, क्या है? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी एक नया शब्द इन्वेंट किया। अब इस शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए विंसेंट डी गॉर्नी ने इस शब्द को इन्वेंट किया। और ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी शब्द को उन्होंने क्या कहा?
यानी एग्जीक्यूटिव से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उसको उन्होंने अलग किया। और ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, इनको उन्होंने क्या कहा? ब्यूरोक्रेट्स, यानी ब्यूरोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव से ये जो भी प्रशासनिक पद है, इनको अलग करते हुए इनका नाम क्या रखा गया? ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी। हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां भी आपके लिए जो भी प्री के लेवल पर क्वेश्चन बन जाता है कि ब्यूरोक्रेट शब्द को इन्वेंट किसने किया? तो विंसेंट डी गॉर्निक। और इसके अंतर्गत किसको रखा? तो जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, उन सबको ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत रखा गया। और उनके लिए क्या टर्म यूज किया गया? ब्यूरोक्रेट्स। अब ब्यूरोक्रेट्स अगर शब्द को हम लोग देखेंगे तो ये एक लैटिन शब्द है। क्या है? एक लैटिन शब्द है, यानी ग्रीक शब्द है, जो दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। जो दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला ब्यूरो प्लस क्रेसी। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? टेबल और ऑफिस। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल। हमेशा देंगे ब्यूरोक्रेसी शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, ब्यूरो प्लस क्रेसी। जहां ब्यूरो का मतलब क्या होता है? टेबल या ऑफिस, और क्रेसी का मतलब रूल। क्लियर? अब देखो, ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ऑफिस में जो हम टेबल यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑफिस में जो टेबल यूज किया जाता है। और क्रेसी का मतलब शासन। मतलब ऑफिस में हम जो टेबल का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? फॉर द राइटिंग पर्पस, कुछ लिखने के लिए। क्लियर ना? कुछ लिखने के रूप में हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हम या तो कोई पॉलिसीज के संदर्भ में लिखेंगे, या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए कोई आदेश या रूल्स या बायलॉज वगैरह बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि क्रेसी का मतलब हो जाता है रूल। रूल मतलब एडमिनिस्ट्रेशंस। रूल मतलब एडमिनिस्ट्रेशंस। यानी कि ब्यूरोक्रेसी को हम डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि वैसी संस्था जो ऑफिस में, ठीक है ना, बैठकर शासन करने के लिए जो भी नीति बनाती है या नीतियों कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक, उसी को हम लोग ब्यूरोक्रेट कहते हैं। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? कि वैसी संस्था जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो गवर्नेंस के लिए ऑफिस में बैठकर टेबल पर जो नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों को कैसे लागू किया जाता है, इसके संदर्भ में विचार विमर्श करती हैं, उन्हीं को हम लोग ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को ब्यूरोक्रेसी से बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है। एग्जीक्यूटिव्स को ब्यूरोक्रेसी से क्या क्या सेपरेट कर दिया। और ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने क्या कहा? कि वैसी संस्था, ठीक है ना, वैसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने को लेकर, जो भी ऑफिस में बैठकर टेबल पर जो भी पॉलिसीज बनाए, उन पॉलिसीज रूल्स बनाए, उन रूल्स को कैसे लागू किया जाए उसके संदर्भ में जो निर्णय लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स। क्लियर ना? ब्यूरोक्रेट्स क्लियर हो गया? तो अब यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जितने भी पोस्ट आपके हैं वो सारे ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और विंसेंट डी गॉर्नी साहब ने भी आगे चलकर, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर एक विद्वान है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने भी ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सांगठनिक ढांचा है जहां पर जो रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज पर आधारित होता है।
क्या मैक्स वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सांगठनिक ढांचा है जो किस पर आधारित होता है, रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज पर आधारित होता है, और साथ ही साथ जिसमें चूंकि स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है जो किस पर आधारित होता है, रूल पर, बाय लॉज पर, रेगुलेशन पर आधारित होता है, और जिसमें हायरार्की के आधार पर, जिसमें पदानुक्रम के आधार पर उनके बीच ड्यूटीज, उनके वर्क, उनके पावर्स और उनके फंक्शंस को क्या किया जाता है, क्लियर कट डिवीजन किया जाता है, क्लियर कट विभाजित किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्स वेबर ने, मॉडर्न इरा में मैक्स वेबर ने आपको ब्यूरोक्रेट्स को डिफाइन करते हुए क्या कहा कि यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी एक सांगठनिक ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सांगठनिक संरचना है। तो यहां संगठन की बात की जा रही है, तो संगठन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब हो गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ न कुछ लोग होंगे, कुछ लोग होंगे। क्लियर? पहला चीज। और दूसरा चीज कि यह जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्लियर, तो यह किस पर डिपेंड होगा, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, बाय लॉज इत्यादि पर निर्भर होगा, उसी पर आधारित होगा। क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वह यूनिट का जो फॉर्मेशन होगा कुछ ना कुछ नियम कानून के तहत होगा, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन के आधार पर होगा, पहला चीज। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक यूनिट है, तो ऑब्वियस बात है कुछ लोग होंगे। जब कुछ लोग होंगे, ठीक, कुछ लोगों को मिलाकर यह स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, यूनिट को खड़ा किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस यूनिट्स में जो लोग, जितने भी लोग हैं, उनके बीच उनके पावर्स को लेकर, ठीक है ना, उनके पावर्स को लेकर, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनके वर्क को लेकर, उनके कामों को लेकर, ठीक, वह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, कहां तक रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन सब चीज का जो वर्णन किया जाता है, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ठीक, हमेशा ध्यान रखना है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या हो गया, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो कुछ बुनियादी यानी प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर, कुछ नॉर्म्स के आधार पर जिनका फॉर्मेशन होता है, जिनका स्ट्रक्चर होता है, जो बनाई जाती है, और उनके सदस्यों के बीच हायरार्की के आधार पर, यानी पदों के क्रम के आधार पर उनके अधिकार, उनके क्षेत्र, उनके कार्य और उनके उत्तरदायित्व का क्लियर कट बंटवारा कर दिया जाता है, क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो उसे ही हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर ध्यान रखना है कि ब्यूरोक्रेसी के जनरली दो काम होते हैं। ब्यूरोक्रेसी के कितने काम होंगे? दो प्रकार के काम होते हैं। पहला, पॉलिसीज को बनाना, पॉलिसीज मेकिंग करना या सहयोग करना, और दूसरा पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशंस, क्लियर ना, नीतियों को क्रियान्वयन करना। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि चाहे विंसेंट डी गॉर्नी साहब हो या कोई भी हो, उन सभी ने माना है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है वह किसके अंडर होती है? एग्जीक्यूटिव के अंडर। जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है वह किसके अंडर होती है? एग्जीक्यूटिव के अंदर, कार्यपालिका के अधीन होती है। और इसके दो ड्यूटीज हैं, दो उसके काम हैं। क्या काम है? पहला कि अपने जो भी उसके सुपीरियर बॉस हैं, हमेशा ध्यान, चूंकि एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जीक्यूटिव के अंडर रहती है, इनके अंडर रहती है, यानी एग्जीक्यूटिव इज सीनियर देन, एग्जीक्यूटिव इज सीनियर देन ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट की रिपोर्टिंग
यूनिट कौन है? एग्जीक्यूटिव। ब्यूरोक्रेट अपनी रिपोर्टिंग किसको करेगा? एग्जीक्यूटिव को। तो जब ब्यूरोक्रेट एग्जीक्यूटिव को रिपोर्टिंग करेगा तो वैसी स्थिति में हमेशा ब्यूरोक्रेट एग्जीक्यूटिव के अधीन रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ध्यान रखेगा, क्योंकि उसका सीनियर बॉडी कौन है? एग्जीक्यूटिव। उसका सुपीरियर कौन है? एग्जीक्यूटिव। तो वो हमेशा दो प्रकार काम कैसे करेगा? वो क्या, पहला काम क्या है कि अपने सीनियर्स के ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, यानी जो भी उसके सीनियर्स हैं उसके सीनियर्स के ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। क्लियर ना? क्लियर यहां पर? जो भी उसका, क्यों ऑर्डर्स को फॉलो करना? क्योंकि उसका इमीडिएट बॉस कौन है? ब्यूरोक्रेट का एग्जीक्यूटिव, पहला चीज। और दूसरा, जो भी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, ठीक ना, उसको फॉलो करने के साथ साथ लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना, यानी विधायिका द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियमों कानूनों को लागू करना। तो ब्यूरोक्रेसी के दो काम, पहला काम क्या है कि अपने सुपीरियर के ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, और दूसरा कि लेजिस्लेटिव जो भी काम, रूल्स बनाई है, लॉ बनाई है, पॉलिसी बनाई है, उस सारी पॉलिसी वगैरह को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना, उन नीतियों को लागू करना। यहां तक क्लियर? क्लियर ना? तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। इसलिए भारत में अगर हम लोग बात करें तो हमेशा भारत में इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इन भारत के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भारत में हमेशा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हमेशा सुपीरियर माना गया है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, ठीक है ना? इसी कारण हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की हम लोग बात करें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करेंगे तो यहां पर जो पॉलिटिकल हेड होता है हमेशा सुपीरियर होता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी आपका मिनिस्ट्री हो, कोई भी विंग हो, उसमें पॉलिटिकल हेड को हमेशा सुपीरियरिटी मानी गई, सुपीरियर माना गया, हमेशा पॉलिटिकल हेड को सुपीरियर माना गया। इसी कारण अगर किसी मिनिस्ट्री की बात किया जाए, किसी डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, अगर मिनिस्ट्री की बात हम लोग करते हैं, मिनिस्ट्री की बात करें हम लोग, मंत्रालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखना है कि दो प्रकार का हेड होता है, एक पॉलिटिकल हेड, पॉलिटिकल हेड, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रशासनिक प्रमुख, ये एक राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, और दूसरा प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी मिनिस्ट्री की अगर बात किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या पॉलिटिकल हेड, तो पॉलिटिकल हेड हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कौन होता है? मिनिस्टर, मंत्री होता है, मिनिस्टर्स होते हैं। क्लियर ना? हमेशा आपको ध्यान रखना है। और जनरली अगर मिनिस्टर्स की बात किया जाए तो जनरली कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर होता है वह होता है अपने मिनिस्ट्री का पॉलिटिकल हेड, या स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। मैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चर्चा किया हूं तो टाइप ऑफ मिनिस्टर के बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं, तो वहां आप लोग देखना। तो कौन होगा जनरली? कैबिनेट या स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हमेशा और
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सचिव, सेक्रेटरी। हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिटिकल हेड इज ग्रेटर देन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। क्लियर ना? पॉलिटिकल हेड इज ग्रेटर देन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। किसी भी मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो प्रकार का हेड होता है, एक पॉलिटिकल हेड और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पॉलिटिकल हेड कौन होगा? पॉलिटिकल हेड कौन होगा? मिनिस्टर होते हैं। और कैसा, कौन से मिनिस्टर, कौन से मंत्री? या तो कैबिनेट मंत्री होगा या स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सेक्रेटरी, यानी ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी, सचिव होता है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि इसी मिनिस्ट्री के नाम पर हम लोग उस मिनिस्टर को कॉलिंग करके पुकारते हैं। क्लियर ना? मिनिस्ट्री अगर मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री है तो उसके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, सचिव, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव। क्लियर ना? और हमेशा इस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और डिफेंस सेक्रेटरी कोई सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी है। इस मिनिस्ट्री में कोई पॉलिसीज बनानी है, किसी भी मिनिस्ट्री में पॉलिसीज मेकिंग और पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन को लेकर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये पॉलिटिकल हेड। यानी जो भी पॉलिटिकल हेड होता है अपने मिनिस्ट्री में पॉलिसीज मेकिंग और पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे पॉलिसीज बनानी है, किस प्रकार बनानी है और उन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको लेकर सब कुछ जिम्मेवारी किसकी होती है? कैबिनेट मिनिस्टर की। क्लियर ना? समझ गए ना? इससे ऊपर, इस कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर केवल एक आदमी होता है, वह कौन होता है? पीएम। क्लियर ना? पीएम केवल होते हैं। यानी प्रत्येक मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है? पीएमओ। क्लियर ना? पीएमओ के द्वारा ही वह गाइडेड होती हैं। अब देखो आप लोग, अब पॉलिसीज बनाना है, किस प्रकार पॉलिसी बनाई जाएगी, उसको कैसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर कंसर्न मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है अपने मिनिस्ट्री में अपने सबऑर्डिनेट कौन है? सेक्रेटरी, जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है, ठीक, उससे कंसल्ट करते हैं। ठीक है ना? उनसे विचार विमर्श लोग करते हैं। और फिर वह जो सचिव होता है, जिसको जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स कहलाता है, वह अपने लेवल पर उनका जो इमीडिएट बॉस है, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके निर्देशों पर उस पॉलिसीज को प्रिपेयर करता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। यानी जो भी कैबिनेट, ये जो भी सेक्रेटरी होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है, ठीक, अपने सुपीरियर बॉस के डायरेक्शन पर वह पॉलिसीज को प्रिपेयर करता है। उनके इंस्ट्रक्शन के आधार पर, उनके डायरेक्शन के आधार पर वह पॉलिसीज को प्रिपेयर करता है। और फिर जब पॉलिसीज मिनिस्टर के सामने वह पेश करता है, इंट्रोड्यूस करता है, उनके सामने रखता है, फिर मिनिस्टर अगर उसको सलाह दिए कि भाई इसमें ये अमेंड करना है, इसमें ये चीज कमियां हैं, ड्रॉबैक हैं, फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और फिर उस इंस्ट्रक्शन को देखते हुए वो फाइनल बिल को तैयार करता है। और उसके बाद यहीं पर मिनिस्ट्री के लेवल पर जब वो तैयार हो जाता है प्रपोजल, तो उसको कैबिनेट में रखा जाता है। और फिर कैबिनेट जब अप्रूव कर देती है तो उसी प्रपोजल को बिल के रूप में हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर ना? तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि ये किसके अंडर में रहते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंडर में। जो भी ब्यूरोक्रेट्स होता है उसके रिपोर्टिंग बॉस कौन होता है? इमीडिएट बॉस कौन होता है? एग्जीक्यूटिव। और ये कैबिनेट मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ही है। तो मैंने शुरू में अभी बताया हूं कि एग्जीक्यूटिव को ब्यूरोक्रेट को डिफाइन करते हुए क्या कहा जा सकता है कि वैसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, जो एग्जीक्यूटिव के अंडर रहता है और एग्जीक्यूटिव के इंस्ट्रक्शन को, ऑर्डर को फॉलो करता है और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करता है। उसी को हम लोग ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना।
हमेशा कि यह एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सांगठनिक ढांचा है या प्रशासनिक ढांचा है। ठीक, किस पर आधारित होता है? कुछ रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज पर बेस होता है। ठीक, और उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, उस यूनिट के अंतर्गत जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके बीच हायरार्की के आधार पर उनके वर्क को, उनके पावर्स को, उनके एरिया को, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर कट डिवीजन कर दिया जाता है। अगर वे अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो यही ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। क्लियर?